वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में NMMS एग्ज़ाम स्पेशल मॉडल सेट संख्या 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 11 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट संख्या 11 में क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मूल अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार हुआ, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों क्या है? तो ये दोनों मूल अधिकार है। अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है तो भाग 3 हो जाएगा। भाग पूछा जाए तो 3। अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है तो USA से हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42, प्रधानमंत्री उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन अगर इसी से पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, देखिए यहाँ पर संसद का अंग अगर पूछा जाए तो 3 अंग हो जाएगा। कितना अंग? 3। पहला हो जाएगा लोकसभा, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा और तीसरा हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी पहला हो जाएगा लोकसभा, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा, तीसरा हो जाएगा राष्ट्रपति। ये तीनों को मिलाकर के संसद कंप्लीट होता है। अगर पूछा जाए कि संसद में कितने सदन होते हैं तो सदन 2 ही होगा, एक होगा लोकसभा और एक हो जाएगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, राज्यपाल। याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है तो ये हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना चाहिए या फिर राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना इसीलिए आवश्यक है कि इस क्षति से अपना ही नुकसान होता है, इसके द्वारा हम अपना प्रभुत्व बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ऐसा दूसरे देशों में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना इसीलिए आवश्यक है कि अगर हम राष्ट्रीय संपत्ति की नुकसान पहुंचाते हैं तो इससे अपना ही नुकसान होता है। यानी यहाँ जो सबसे सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। क्या होगा? तो विकल्प पहला, इस क्षति से अपना ही नुकसान होता है। तो 44 का सही आंसर होगा विकल्प पहला। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, स्थानीय स्वशासन उस शासन को कहते हैं जिसमें अपने घर के लोग ही शासक हो, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसमें अपने घर के ही लोग हो, जिसमें सभी लोग भाग लेते हो। तीसरा दिया गया है कि जिसमें स्थानीय जनता के प्रतिनिधि हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर स्थानीय स्वशासन के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में।
तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। स्थानीय स्वशासन उस शासन को कहते हैं जिसमें स्थानीय जनता के प्रतिनिधि हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे देश में सरकार है अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संसदात्मक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, संसदात्मक। भारत में कैसी सरकार है? तो भारत में संसदात्मक सरकार है। अगर अमेरिका के बारे में पूछा जाए, यूएसए के बारे में यानी अमेरिका के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ है अध्यक्षात्मक सरकार। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 10, 2, 15। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का वो हो जाएगा विकल्प पहला। याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15, जिसमें से 5 सदस्य अस्थायी होते हैं। 5 सदस्य क्या होते हैं? 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं। 10 सदस्य क्या होते हैं? अस्थायी। और अस्थायी सदस्य का 5 वर्ष पर क्या हो जाता है? मतलब ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 वर्षों के लिए होते हैं। कितने वर्षों के लिए? तो 2 वर्षों के लिए। तो याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद में अगर बोला जाए कुल सदस्यों की संख्या तो 15 होगा। अगर पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं तो 5 होगा। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं तो 10 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में या फिर नीदरलैंड में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, नीदरलैंड में। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में स्थित है। अगर नीदरलैंड की जगह पूछा जाए तो हेग होगा। क्या होगा? हेग। कहीं कहीं इसको द हेग भी लिखता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य? इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का वो हो जाएगा विकल्प पहला, राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के जो सदस्य का चुनाव होता है वो और अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। बाकी विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और ग्राम पंचायत के सदस्य, ये तीनों का जो चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव। कैसा चुनाव? तो प्रत्यक्ष चुनाव। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है? 26, 24, 28, 20। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 24। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच में चक्र बना हुआ है उसमें कुल तिलियों की संख्या कितनी है? तो कुल तिलियों की संख्या 24 है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय चिन्ह में बने चक्र के नीचे क्या लिखा रहता है? अहिंसा परमो धर्म है, भारत या सत्यार्थ या सत्यमेव जयते? क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, सत्यमेव जयते। अगर राष्ट्रीय ध्वज को देखिएगा तो उसमें जो चिन्ह बना हुआ है, चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? तो सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय चिन्ह देखे होंगे, राष्ट्रीय चिन्ह में जो चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र, उस चक्र के नीचे क्या है? तो सत्यमेव जयते लिखा रहता है राष्ट्रीय चिन्ह में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धन संबंधी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, लोकसभा। याद रखिएगा कि धन विधेयक जब भी पेश होगा तो वो लोकसभा में होगा। कहाँ होगा? लोकसभा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार इस क्वेश्चन को जो है घुमा घुमा करके पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है।
पहला तो ये क्वेश्चन अभी यहाँ दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, राष्ट्रपति। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाता कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तब हो जाता लोकसभा के अध्यक्ष। तो अभी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, या संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। लेकिन जब दोनों सदनों का यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का जब संयुक्त बैठक होगा तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54, ग्राम पंचायत के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54 का वो हो जाएगा विकल्प चौथा। क्या होगा? तो विकल्प चौथा, 5 वर्ष। ग्राम पंचायत के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संकट काल की घोषणा करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा संकट काल की घोषणा करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का भार अधिक से अधिक कितने महीने तक संभाल सकता है? देखिए यहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति का अगर डेथ हो जाता है, अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उनका जो है उनका पद कौन धारण करेंगे? तो उनका पद उपराष्ट्रपति धारण करेंगे। तो ये उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं? अधिकतम कितने दिनों तक? ऑप्शन दिया गया 1 वर्ष, 2 महीने, 6 महीने या 4 महीने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, 6 महीने। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, लेकिन अधिकतम ये 6 महीना तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57, किसके परामर्श से राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, प्रधानमंत्री। याद रखिएगा केंद्रीय मंत्री परिषद की जब बैठक होगा तो उस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 59, यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री होने के समय संसद सदस्य नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बन जाते हैं, लेकिन वो संसद के सदस्य नहीं है, तो उसका कितनी अवधि में संसद सदस्य बन जाना आवश्यक है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है, मंत्रिमंडल में मंत्री बन जाते हैं जो कि संसद के सदस्य नहीं है, तो कितने दिनों के अवधि में उसे संसद के सदस्य बन जाना आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया 1 वर्ष में, 5 माह में, 2 माह में, या फिर 6 माह में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, 6 माह में। याद रखिएगा यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री होने के समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने में संसद सदस्य बन जाना आवश्यक होता है। अगर वो 6 महीने के अंदर संसद के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उसे जो है मंत्री पद से त्यागपत्र देना होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60,
भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 या फिर 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को क्या किया गया था? तो जोड़ा गया था। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।